Yes, we are live now. फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो सेशन है, लास्ट सेशन हमने जो स्टार्ट किया था वो था हमारा सीटेड साइंस पेपर 2 का फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर। और इसमें हम देखने वाले हैं आज एनिमल फाइबर। हमने फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि फाइबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के फाइबर होते हैं, और उसमें हमने प्लांट्स फाइबर्स जो होते हैं उसके एग्जांपल्स जैसे कि कॉटन, फ्लैक्स, कोयर और जूट, ये हमने डिटेल में देखा था। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं हम, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए, फाइबर्स जो होते हैं जिसे हम रेशा कहते हैं, ये क्या है एक्चुअल में? इट इज़ अ थिन फिलामेंट। ये बहुत ही छोटा फिलामेंट टाइप में, या फिर जिसे हम एक पतला धागा जिसे हम कहते हैं, धागे के टाइप में जो होता है उसे हम जो सो फाइबर कहते हैं, रेशा कहते हैं। देखिए, रेशे से बनता है आपका यान, यानी कि फाइबर से बनता है आपका यान, और यान से बनता है आपका फैब्रिक यानी कि कपड़ा। तो हमने डिटेल में इसे लास्ट सेशन में हमने देखा था भी, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इस स्लाइड में भी जो सो फाइबर के दो टाइप होते हैं दोस्तों। एक होता है आपका नेचुरल फाइबर और दूसरा है आपका सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर से मिलता है, जो हमें प्रकृति से मिलता है, उसे हम नेचुरल फाइबर कहेंगे। और जो हमें सिंथेटिक है, यानी कि जो हमने जो बनाया है, मैन मेड जो है, आर्टिफिशियल जिसे हम कहते हैं, जो हम इंसानों ने बनाया हुआ है किसी और केमिकल की मदद से, तो वो जो कहलाएगा वो सिंथेटिक फाइबर कहलाएगा आपका। अब नेचुरल फाइबर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो नेचुरल फाइबर दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्लांट फाइबर, यानी कि जो आपके प्लांट से बना है, और दूसरा होता है आपका एनिमल फाइबर, जो कि एनिमल्स से हमें मिलता है, हम एनिमल्स से हासिल करते हैं। जो हमें पौधों से मिलता है उसे हम प्लांट फाइबर्स कहते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, कपास, फ्लैक्स, कॉयर और जूट। तो हमने इन्हें प्लांट फाइबर को जो हमने डिटेल में देखा है, और आज हम इस सेशन में देखने वाले एनिमल फाइबर, यानी कि जो हमें जानवरों से मिलता है, ऐसे रेशे कौन से हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और देखते हैं क्या है एनिमल फाइबर। देखिए, एनिमल फाइबर में अगर हम स्पेशली वूल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, फर्स्ट जो है हमारा वो है वूल। तो वूल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो वूल जो है हमें भेड़ बकरियों से मिलता है, यह हमें कैमल से, ऊँट से मिलता है। जो अंगोरा रैबिट आते हैं, अंगोरा खरगोश जो होते हैं, उससे हमें मिलता है, और याक से मिलता है, अल्पैका से मिलता है। तो अलग अलग टाइप के जो सो भेड़ होते हैं, अलग अलग रीजन्स में, इंडिया के अलग अलग रीजन्स में आपको अलग अलग टाइप के जानवर मिलेंगे, जहाँ से जो सो ऊल हमें मिलता है। तो इसी को हम डिटेल में देखेंगे। द वूल इज़ ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम एनिमल्स लाइक शीप, याक एंड गोट। वूल इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ हेयर ऑफ दीज एनिमल्स। यानी कि फ्लीस किसे कहा जाता है दोस्तों? देखिए, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखेगा फ्लीस। तो फ्लीस किसे कहा जाता है? जब हम भेड़ बकरियों से, जब किसी शीप से हम उसके हेयर्स को हम अगर निकालते हैं, उसके ऊल को अगर हम निकालते हैं, तो उसके हेयर्स के साथ में, उसके बालों के साथ में जो है सो वहाँ पर थोड़ी सी एक पतली उसकी स्किन की लेयर भी निकलती है, जो उसके हेयर्स को अटैच रहती है, जो उसे जुड़कर होती है। अगर आप यहाँ पर पिक्चर में देखेंगे आप, तो इस तरह से जो है सो उसके हेयर्स के साथ में, उसके ऊल के साथ में एक पतली चमड़ी जो है सो उसकी निकाली जाती है, जो उसकी पतली स्किन होती है। उससे उसको कोई नुकसान तो होता नहीं है। और ये किन दिनों में निकाला जाता है? ज़्यादातर ये जो गर्म क्लाइमेट होता है, हॉट क्लाइमेट जब होता है हमारा, तो उस टाइम पे जो सो इनके हेयर्स, इनका वूल जो सो निकाल दिया जाता है, ताकि वो जो शीप है, जो भेड़ बकरी है, ये आसानी से सर्वाइव कर सके। तो फ्लीस निकाली जाती है वहाँ से। अब सम वूल यील्डिंग अगर एनिमल्स हम अगर देखेंगे दोस्तों, तो उसमें अंगोरा गोट जो होती है, हमने अभी बात किया था, अंगोरा गोट भी होती है, और अंगोरा रैबिट भी होता है, जो खरगोश जिसे हम कहते हैं। तो अंगोरा रैबिट भी वहाँ पर होता है दोस्तों। फिर गोट अलग अलग टाइप के होते हैं उसमें। ये गोट आपको अलग दिखेगी अगर आप यहाँ पर देखेंगे, बात करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए पिक्चर में, ये गोट अलग है, ये गोट अलग है। फिर याक, जैसे कि आपको जहाँ पर ठंडा जो एरिया होता है, जैसे कि कश्मीर साइड हो गया, या फिर जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, उस रीजन में आपको इस टाइप के याक वगैरह देखने को मिलते हैं। फिर कैमल जैसे
कैमल आपको कहाँ में देखने को मिलेंगे, जैसे रेगिस्तानी एरिया है, राजस्थान वगैरह, आपको इस एरिया में जो सो इस टाइप के कैमल देखने को मिलते हैं। और एक एनिमल है अल्पैका जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद है लैमा। तो ये सारे के सारे जो एनिमल्स है दोस्तों, ये वूल येल्डिंग एनिमल्स है जो कॉमन है। इनका पालन पोषण किया जाता है। जिस तरह के फार्म होते हैं किसी अदर जानवर्स को पालने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, उसी तरह से इनके भी फार्म्स होते हैं। इनका पालन पोषण किया जाता है और फिर इनके जो सो जब इनके लिए जो मौसम, जो फ्लीस निकालने का या फिर ऊल निकालने का जो सूटेबल होता है इन्वायरमेंट, उस मौसम में जो सो इनके फ्लीस वहाँ से निकाल दिए जाते हैं या फिर इनके ऊल जो होती है वो वहाँ से निकाल दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं। अगर हम शीप की बात करते हैं हम अगर, तो 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं या 2 टाइप के हेयर्स होते हैं। एक होता है रफ़ हेयर और दूसरा होता है सॉफ्ट अंडर हेयर, यानी कि जो उनके स्किन के बहुत ही करीब होता है, तो उसे हम कहेंगे सॉफ्ट अंडर हेयर। भेड़ के बालों में 2 प्रकार के रेशे होते हैं, खुरदुरे दाढ़ी के बाल और नीचे के मुलायम बाल, जो भेड़ की त्वचा के बिल्कुल पास मौजूद होते हैं। यानी कि अगर आप दोस्तों, अगर कोई वूल का स्वेटर अगर आप पहनते हैं या कोई शॉल या कंबल अगर आप ओढ़ते हैं, तो अगर आपको वो कंबल अगर हार्ड लगता है, अगर आपको चुभता है वो पहनने में, तो आप उस टाइप का वूल यूज़ नहीं करेंगे, उस टाइप के आप स्वेटर यूज़ नहीं करेंगे या मफलर यूज़ नहीं करेंगे। आप यूज़ करेंगे सॉफ्ट टाइप के, जो आपको एकदम नर्म और मुलायम लगे, तो उस टाइप के आप जो सो स्वेटर्स या कंबल्स यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर जितने भी एनिमल्स का जो पालन पोषण किया जाता है, तो वो जो ऐसे एनिमल लिए जाते हैं वहाँ पर जो है सो एकदम सॉफ्ट हेयर जो सो देने वाले होते हैं। अगर आप हार्ड हेयर्स वाले, अगर आप हार्ड वूल वाले जो सो अगर एनिमल्स को वहाँ पर पालेंगे, उसका पालन पोषण करेंगे, तो उससे जो हेयर्स मिलेंगे, जो वूल मिलेंगे, तो वो भी आपको हार्ड मिलेंगे। इसलिए ऐसी ब्रीड को सेलेक्ट किया जाता है, ऐसे जानवरों को सेलेक्ट किया जाता है जो आपको अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का जो सो वहाँ पर वूल आपको प्रदान करे, आपको प्रोवाइड करे। अब देखिए सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है। समटाइम्स शीप आर सेलेक्टेड टू गेन अ ब्रीड दैट हैज़ ओनली फाइन सॉफ्ट हेयर ऑन द स्किन एंड लेस और नो हार्ड हेयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। जैसे कि हमने अभी कहा कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग यानी कि कुछ ऐसे जानवरों को सेलेक्ट किया जाता है कि जो आपको अच्छी क्वालिटी का वूल वहाँ पर दे सके। यानी कि अगर किसी जानवर के अगर हार्ड हेयर्स है, तो वो हेयर्स आपको, उस टाइप के हेयर्स जो सो आपको ज़्यादा काम नहीं आएगा। अगर काम में आप लोगे भी अगर उसे, तो उसका जो रेट आएगा मार्केट में, वो रेट उतना नहीं आएगा जितना जो सो सॉफ्ट क्वालिटी के वूल का आपको रेट मिलता है मार्केट में। तो अब यहाँ पर कुछ वूल दिए गए हैं, कुछ उसके ब्रीड्स के नाम दिए गए हैं और उसकी क्वालिटी दी गई है, देखिए, और कहाँ पर वो पाए जाते हैं। जैसे कि लोही जो है दोस्तों, ये शीप, ये सारे के सारे आपको 6 जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये शीप की क्वालिटी के, शीप की ब्रीड है। ये अलग अलग जाति के जो है सो इसके अलग अलग नस्ल के, अगर हम इसे कह सकते हैं कि अलग अलग नस्ल के ये जो सो उनकी ब्रीड है और अलग अलग एरिया में ये पाए जाते हैं। लोही की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो गुड क्वालिटी वूल देते हैं। अगर लोही की हम बात करेंगे तो, और ये पाई जाती है आपके राजस्थान में और पंजाब में। 1 नंबर अगर लोही की अगर बात करते हैं आप, तो अच्छी क्वालिटी का वूल देते हैं और राजस्थान और पंजाब में पाए जाते हैं। उसके बाद रामपुर बुशेर, ये भी एक टाइप का आपका शीप है और ये ब्राउन फ्लीस देते हैं हमें, जिसे भूरा कलर हम कहते हैं, तो उस टाइप से ब्राउन फ्लीस ये देते हैं। और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ये शीप ज़्यादातर पाई जाती है। ये जो भेड़ होती है उस टाइप में पाई जाती है। फिर नाली एक होता है, जिसकी मदद से हम कारपेट्स वगैरह जो बनाते हैं, तो कारपेट वूल जो मिलता है हमें, वो नाली नाम की जो शीप होती है, जो भेड़ होती है, वहाँ से मिलता है। और ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तीनों जगह पाई जाती है। बकरवाल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी का और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसका वुलन मिलता है। फॉर वुलन शॉल्स जो है सो कश्मीरी शॉल की अगर आप बात करते हैं, तो कश्मीर से, जो जम्मू और कश्मीर में ये ब्रीड पाई जाती है बकरवाल नाम की, और कश्मीरी शॉल बहुत ही फेमस है दोस्तों इंडिया के अंदर। तो ये जो बनते हैं उसी बकरवाल शीप की वूल से या उसी के हेयर से जो सो ये बनती है। फिर एक है मारवाड़ी जो होती है दोस्तों, ये कोर्स वूल बनाई जाती है इससे, और ये गुजरात में पाई जाती है। इसी तरह से पटनवाड़ी, ये भी गुजरात में पाई जाती है, और होजियरी वगैरह में इसके वूल्स का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अब होजियरी से आप देखते हैं कि टी शर्ट्स
या फिर टॉप्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जाती है होजियरी से। तो ये जो होता है दोस्तों अलग अलग टाइप के उसकी ब्रीड है। इसी तरह दोस्तों अगर हम उसके प्रोसेस की बात करते हैं, अब चलते हैं इसके प्रोसेस की तरफ। देखिए वूल किस तरह से निकाली जाती है। तो हमने जैसे कि फ्लीस कहा था दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में क्लियरली कि ये जो निकाल रहा है यहाँ पर, तो इस टाइप से जो फ्लीस निकाली जाती है, एक एक से उसके बालों को अधर ऊपर से नहीं गिराया जाएगा, बल्कि उसकी जो पतली स्किन होती है, जो डेड स्किन होती है, जो उसके लिए कोई काम नहीं करती, तो उस तरह से डेड स्किन को जो है सो उसके हेयर्स के साथ में रिमूव किया जाता है वहाँ पर। अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम हेयर फाइबर ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो प्रोसेस है एनिमल से वूल को निकालने का जो प्रोसेस है, तो उसमें स्टेप 1 जो है, सबसे पहली जो स्टेप है दोस्तों उसके अंदर, वो है शेयरिंग, यानी कि बाल काटना। शेयरिंग जो होती है दोस्तों, स्टेप्स याद रखिए, आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है कि अलग अलग स्टेप्स को ऊपर नीचे करके दिया जाता है क्वेश्चंस में, और आपको कहा जाता है कि कौन से अरेंजमेंट स्टेप्स का कौन से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें आगे पीछे, और आपको अरेंज करना होता है कि कौन सी स्टेप वहाँ पर पहली है, कौन सी दूसरी है, उसके बाद तीसरी है। इस तरह से आपको अरेंज करके जो राइट ऑप्शन है वो आपको वहाँ पर लगाना होता है। तो स्टेप 1 है शेयरिंग, यानी कि बाल काटना। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ इट्स स्किन, यानी कि जो प्रोसेस होता है रिमूव करने का, तो उसे हम कहते हैं फ्लीस। कंडक्टेड जनरली इन हॉट वेदर, यानी कि जो हॉट वेदर होता है, जब गर्म क्लाइमेट होता है, गर्म वेदर होता है, तो उस टाइम पर जो सो इससे निकाला जाता है। दिस प्रोसेस डज नॉट हर्ट द शीप बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ द स्किन इज़ नॉर्मली डेड, क्योंकि अपर पार्ट जो होती है उसकी स्किन की, वो डेड स्किन होती है नॉर्मली, इसलिए जो सो भेड़ बकरियों को वहाँ पर जो सो उससे कोई हर्ट नहीं होता, कोई तकलीफ़ नहीं होती। ये बात याद रखिएगा। सेकंड जो है उसमें स्कॉरिंग। स्कॉरिंग जब जो है सो दोस्तों, ये प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डर्ट, यानी कि जो भी उसके हेयर्स के अंदर, उसके ऊल के हम जो निकाल रहे हैं फ्लीस, तो उसके अंदर जो भी गंदगी रहेगी, चाहे डर्ट रहने दो या फिर कोई ग्रीस रहने दो या फिर डस्ट धूल धुब्बा जो भी होता है, वहाँ से उसको रिमूव किया जाता है। एक बड़े से टैंक में डालकर उसको जो सो वॉश किया जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम स्कॉरिंग कहते हैं दोस्तों। इट इज़ जनरली डन विद द हेल्प ऑफ मशीन। पहले इस तरह से जो सो ट्रेडिशनल पीरियड में जो सो इस तरह से यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी बहुत सारे मशीन्स वगैरह आ गए हैं, लेटेस्ट मशीन अभी आ गए हैं, तो मशीन्स का बहुत ज़्यादा अभी यूज़ हो रहा है स्कॉरिंग के लिए। देखिए ये भेड़ से निकाले गए बालों से गंदगी, ग्रीस और धूल हटाने की एक प्रक्रिया है। ये आमतौर पर मशीनों की सहायता से किया जाता है। पहले इस तरह से टैंक में वगैरह डालकर किया जाता था, लेकिन अभी जो सो मशीनें वहाँ पर यूज़ हो रही है दोस्तों। तो पहला तो था शेयरिंग, दूसरा था स्कोरिंग। अभी तीसरा है, स्टेप 3 है सॉर्टिंग, यानी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हेयर ऑफ द शीप अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर, यानी कि ये भेड़ के बालों को उनकी बनावट के अनुसार अलग करने की प्रक्रिया है। सॉर्टिंग का मतलब छांटना है दोस्तों। अब जब अच्छे से वॉश कर देंगे उसको, अच्छे से उसकी स्कोरिंग हो जाएगी, तो फिर अब उसको वहाँ से सॉर्ट किया जाएगा, छाटा जाएगा। यानी कि अगर कुछ उसमें रह जाता है, कुछ अगर हार्ड हेयर्स होते हैं या फिर कोई हार्ड अगर चीज़ होती है, तो उसके अंदर से वो रिमूव की जाती है, वहाँ पर उसको सेपरेट किया जाता है और उनके टेक्सचर के हिसाब से उसको सेट किया जाता है छांट कर। तो छटाई जिसे हम कहते हैं वो है आपका सॉर्टिंग। इसी तरह से रिमूविंग ऑफ बोर्स। इन दिस स्टेप द बोर्स और स्मॉल फाइबर्स प्रेजेंट ऑन द हेयर आर पिक्ड आउट, देन द हेयर इज क्लीन एंड ड्राइड आउट, द प्रोडक्ट सो obtained is the wool that can now be converted into fibers। यानी कि अब वहाँ पर जो जितने भी कोई चीज़ अगर उसमें बची हुई है, तो वहाँ से उसको निकाल लिया जाता है। यानी कि इस चरण में बालों पर मौजूद गड़गड़ाहट या छोटे रेशों को बाहर निकाला जाता है, फिर बालों को साफ करके सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ऊन है, जिसे अब रेशों में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि जो रिमूविंग ऑफ बोर्स है, यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत उसके अंदर कुछ बचा होगा, तो वो वहाँ से निकाल लिया जाएगा और निकाल कर उसको सुखा दिया जाएगा। इस तरह से अब जो ऊन जो मिलेगा हमें दोस्तों, वो एकदम परफेक्ट ऊन रहेगा, जो कि आप उसको डाई कर सकते हैं। और 5वां जो स्टेप रहेगा वो डाइंग यानी कि कलरिंग का रहेगा। तो थर्ड जो स्टेप थी दोस्तों सॉर्टिंग, और चौथी जो स्टेप थी हमारी, अगर आप तीसरी स्टेप की बात करेंगे सॉर्टिंग की, और चौथी जो स्टेप थी हमारी वो है रिमूविंग बोर्ड्स। तो इसे कई दफ़ा जो है कार्डिंग भी कहा जाता है।
तो तीसरी और चौथी स्टेप को कई दफ़ा आपको कार्डिंग वहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो ये बात भी याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद स्टेप 5 है आपकी कलरिंग ऑफ वूल्स, यानी कि जो वूल होता है उसको कलर करना, उसे डाई करना। इन दिस स्टेप द फाइबर्स डाइड इन डिफरेंट कलर्स, यानी कि इन्हें अलग अलग कलरों में जो सो इसे डाई किया जाता है और फिर डाई करके उसे सुखाने के लिए डाल दिया जाता है इस तरह से। और उसके बाद जो लास्ट जो स्टेप है दोस्तों उसमें रोलिंग ऑफ वूल, यानी कि इन द लास्ट स्टेप द फाइबर्स फॉर वूल सो ऑब्टेन्ड इज स्ट्रेटन्ड आउट कॉम्ड एंड देन रोल्ड इनटू यार्न। अंतिम चरण में इस प्रकार प्राप्त ऊन के रेशों को कंघी करके सीधा किया जाता है और फिर सूत में लपेटा जाता है। यानी कि आप उसके यहाँ पर पांचों स्टेप जो सो देख सकते हैं दोस्तों। इस पिक्चर में आपको उसके पांचों स्टेप दिखेंगे। पहले तो शेयरिंग किया जा रहा है, यानी कि उसकी स्किन को निकाला, स्किन से जो सो एक पतली सी डेड स्किन के साथ में उसके हेयर्स को निकाला जा रहा है, जिसे हम फ्लीस कर रहे हैं। उसके बाद इसे स्कोरिंग किया जा रहा है, उसे वॉश किया जा रहा है अच्छे से। फिर ये जो प्रोसेस होता है दोस्तों इसे कार्डिंग भी कहा जाता है, यानी कि सॉर्ट किया जा रहा है, उसे अलग किया जा रहा है। वहाँ से जो गंदगी है, जो ग्रीस है, धूल वगैरह है, जो भी डस्ट है वो वहाँ से अलग करके उसको जो सो फिर मिक्स किया जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस रहेगा इसे कार्डिंग भी कहते हैं। या फिर अगर हम स्टेप 3 और स्टेप 4 की बात करेंगे दोस्तों, तो 3 में आएगा आपका सॉर्टिंग, यानी कि उसको अलग करना, और फिर रिमूविंग ऑफ बोर्स, यानी कि जो भी उसके अंदर बचा कुचा जो है उसके अंदर से रिमूव कर देना। और उसके बाद है कलरिंग, यानी कि उसको डाई करना, 5वीं स्टेप। और फिर 6ठी स्टेप जो है उसको रोल करना, यानी कि उसको कॉम किया जाएगा, उसको सीधा किया जाएगा, सीधा करके वहाँ पर उसको लपेट दिया जाएगा उसके ऊपर। तो ये 5 स्टेप है दोस्तों, शेयरिंग, स्कोरिंग, कार्डिंग, या फिर आप उसको सॉर्टिंग और फिर चौथी स्टेप पर ले जा सकते हैं उसको रिमूविंग ऑफ बोर्ड्स पे। उसके बाद है डाइंग और उसके बाद है रोलिंग। तो ये 4 स्टेप है। अब इसके ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड देखिए, जो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो वूल की इंडस्ट्री है वहाँ पर जो ज़्यादातर जो सॉर्टिंग करने वाले जो लोग होते हैं दोस्तों, सॉर्टिंग जो लोग करते हैं, तो सॉर्टिंग करते समय उस जो वूल के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम एंथ्रैक्स कहते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम होता है एंथ्रैक्स। तो वहाँ पर उन लोगों को जो सॉर्टिंग है, उन सॉर्टर्स जो होते हैं, जो सॉर्टिंग करते हैं, छटाई जो करते हैं, तो उनको उस बैक्टीरिया से सॉर्टर डिसीज़ नाम की बीमारी हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर भी हमने वो उसको एक टॉपिक की तरह ले लिया है कि सॉर्टर डिजीज़ इज़ एन ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ वूल। द पीपल हु सॉर्ट द वूल can get infected by the bacteria called anthrax. This bacterium infects the blood of the person which can lead to fatal death. यानी कि जो एंथ्रैक्स नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो आपके वूल के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से कई दफ़ा सॉर्टर्स जो होते हैं, जो छटाई करने वाले जो लोग होते हैं, उनको सॉर्टर्स डिसीज़ हो सकती है। और अगर ये डिसीज़ होगी तो ये आपके ब्लड को इन्फेक्ट करेगा। ब्लड को इन्फेक्ट करने की वजह से जो काम करने वाले जो मज़दूर होते हैं, या तो वो सीरियस हो सकते हैं या फिर उनकी डेथ भी उससे हो सकती है। तो ये उसका ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड है। अब देखिए सिल्क, हमने वूल देख लिया है। अब सेकंड जो है हमारा सिल्क है। सिल्क हम जो सो ये भी एनिमल से हासिल करते हैं। इसका भी हमारा जो सोर्स है दोस्तों ये एनिमल है। सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। जो रेशम हमें मिलता है दोस्तों, ये सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म जो रेशम के कीड़े होते हैं उससे मिलता है। और इसकी जो है सो इसका भी फार्मिंग की जाती है, इसे भी पाला पोसा जाता है, तो पालन पोषण किया जाता है। तो इसे हम कहेंगे दोस्तों सेरीकल्चर। सेरीकल्चर इज़ द ब्रीडिंग एंड राइजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम देम। यानी कि जो रेशम के जो कीड़े होते हैं उन्हें पाला जाता है, उन्हें उनका पालन पोषण करके उनसे रेशम हासिल किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। अब देखिए अगर इसका सिल्क वॉर्म का हम लाइफ साइकिल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो सिल्क वॉर्म जो होते हैं ये आपके मलबेरी, जो कॉमन सिल्क की हम बात करेंगे तो कॉमन सिल्क अगर आप देखेंगे मलबेरी के जो पेड़ होते हैं, यानी कि शहतूत के जो पौधे होते हैं, शहतूत के जो पेड़ पौधे होते हैं, तो उसके ऊपर आपको जो है सो ज़्यादातर सिल्क वॉर्म देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो एडल्ट मॉथ जो होता है दोस्तों, जो एडल्ट होता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें तो ये देखिए ये आपका एडल्ट मॉथ है। ये आता है और बैठता है शहतूत के पत्ते पर, यानी कि जो मलबेरी लीव्स जो होते हैं वहाँ पर बैठता है। और यहाँ पर आपको ये एग्स नज़र आ रहे होंगे, तो एक टाइम में ये नियर अबाउट 100 एग्स जो है सो वहाँ पर देता है।
एक पत्ते के ऊपर वो नियर अबाउट 100 एग्स वहाँ पर देता है, ले करता है। और उसके बाद जब उस एग्स से लार्वा निकलता है दोस्तों, इस पिक्चर में आप देखेंगे यहाँ से जब वो उसका जो टाइम पीरियड हो जाता है, वहाँ से जब वो लार्वा निकलता है तो वो सारे पत्ते को उसके नियर अबाउट 20 से 25 दिन तक वो उसी पत्ते को खाते रहता है जिस पत्ते पर वो निकलता है। और फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होता है आपका कुकॉन में, और कुकॉन से जाता है वो फिर एडल्ट स्टेज में। तो इसे हम देखेंगे दोस्तों डिटेल में क्या है। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क्स आर ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क मॉथ। अलग अलग टाइप के सिल्क मॉथ होते हैं जो एडल्ट होते हैं, और उनसे अलग अलग टाइप का हमें सिल्क मिलता है। द मलबेरी सिल्क मॉथ इज़ द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ सिल्क मॉथ दैट प्रोड्यूसेस सॉफ्ट इलास्टिक एंड शाइनिंग सिल्क। यानी कि जो शहतूत के जो सिल्क मॉथ होते हैं, जो ज़्यादातर शहतूत के पेड़ पर होते हैं, तो ये जो है ये बहुत ही कॉमन है, जो कि एक बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट वूल हमें जो सो और शाइनिंग वाला सिल्क हमें जो सो देते हैं। अब देखिए, इसका अगर प्रोसेस की हम बात करेंगे दोस्तों, तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से हमें किस तरह से मिलता है सिल्क। रियरिंग द सिल्क वॉर्म फार्मर्स बाय द एग्स ऑफ द सिल्क एंड रेज देम। यानी कि जिसके जो सेरीकल्चर करते हैं दोस्तों, तो किसान क्या करते हैं, जहाँ पर सेरीकल्चर होता है वहाँ से जो सो इसके अंडे को ख़रीदते हैं। इसके अंडे जो एग्स होते हैं ये मिलते हैं वहाँ पर, इसके अंडों को बाय करते हैं, और उसके बाद लेकर आकर जो सो अपने पास जो भी उनके पास प्रोसीजर होता है बनाने के लिए या सिल्क तैयार करने के लिए, वहाँ पर ये सब सारी चीज़ें की जाती है। दीज एग्स आर जनरली लार्ज इन नंबर एज अ सिंगल सिल्क मॉथ कैन ले अबाउट 100 एग्स एट ए टाइम। यानी कि अगर कोई एक सिल्क मॉथ है तो ये नियर अबाउट 100 अंडे जो सो वहाँ पर एक टाइम में देते हैं। ये अंडे आमतौर पर बड़ी संख्या में होते हैं, क्योंकि एक रेशम कीट एक समय में लगभग 100 अंडे दे सकता है। तो याद रखिएगा, एक जो एडल्ट मॉथ होता है, फीमेल एडल्ट मॉथ, वो वहाँ पर एक टाइम में 100 एग्स वहाँ पर ले करता है, 100 एग्स वहाँ पर देता है। दीज एग्स आर स्टोर्ड in an environment having an appropriate temperature, humidity and hygienic condition. In order to hatch the larvae out of the eggs are heated, they are then kept in a bamboo tray. यानी कि अलग अलग टाइप के बाम्बू के ट्रे बनाए जाते हैं, और उसके अंदर जो सो मलबेरी के जो फ्रेश लीव्स होते हैं, उन फ्रेश लीव्स को वो बाम्बू ट्रे के अंदर ऐसे बिछा दिया जाता है। बिछाने के बाद जो सो उसके ऊपर मलबेरी के जो पत्ते होते हैं, जो शहतूत के जो पत्ते होते हैं, वहाँ पर अंडों को ले जाकर छोड़ दिया जाता है, और उनके लिए जो ह्यूमिडिटी, जितना टेम्परेचर चाहिए, जितना जो कंडीशंस चाहिए, वो कंडीशन उनको वहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए, अब अंडे हो गए वहाँ पर पत्तों पर रख दिए, अब उन पत्तों से निकलेंगे अंडे, उस अंडों से निकलेंगे आपका लार्वे जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप इस इमेज में देखेंगे दोस्तों, ये जो है एग्स है, इस एग से निकलता है इस टाइप का लार्वा निकला। अब ये लार्वा क्या करेगा, जिस पत्ते पर वो निकलेगा उसी पत्ते को, यानी कि ये अगर ग्रीन पत्ते पर आप देख रहे हैं तो इसी पत्ते को वो खाना चालू करेगा, और जैसे ही ये खाना चालू करेगा तो ये नियर अबाउट उसे 20 से 25 दिन तक उस पत्ते को खाएगा दोस्तों। और फिर इस पत्ते को खाने के बाद जब ये 20 से 25 दिन के बाद जो सो इस कुकॉन में कन्वर्ट होगा, इसे कहेंगे हम कुकॉन या फिर प्यूपा जिसे हम कहते हैं। तो जब ये प्यूपा बनेगा, प्यूपा से जो सो इस टाइप में कुकॉन बनेगा दोस्तों, तो इसे कुकॉन हम कहेंगे। तो कुकॉन जब बनता है तो इसके ऊपर जो सो एक टाइप का लार्वा सीक्रेट होता है। लार्वा सीक्रेट होने के बाद वो अपने आप को सिल्क जो होता है दोस्तों, वो सिल्क के अपने ऊपर जो सो सिल्क को बनाता रहता है, और सिल्क के अब उसके अंदर जो सो वो तकरीबन 20 से 25 दिन नियर अबाउट वो रहता है वहाँ पर। और वो सिल्क जो कुकॉन है, कुकॉन के अंदर जो कीड़ा है वहाँ पर, वो कीड़े को बाहर निकलने से पहले जो है सो जो फार्मर्स होते हैं उसे वहाँ से उठाकर ले जाकर एक बॉईल किए हुए पानी के अंदर डाल देते हैं। इन अंडों को उचित तापमान, आर्द्रता और स्वच्छता स्थितियों वाले वातावरण में संग्रहित किया जाता है। लार्वा को बाहर निकालने के लिए अंडों को गर्म किया जाता है
फिर इन्हें बांस की ट्रे में रखा जाता है। अब बांस की ट्रे में रखने के बाद लार्वा बाहर आएगा, पत्ते को खाएगा। पत्ते को खाने के बाद 20-25 दिन के बाद जैसे ही उसका पेट भर जाएगा तो फिर वो बनेगा कुकॉन, और कुकॉन बनने के बाद वो कुछ दिन तक वहाँ पर रहेगा, और उस कुकॉन से, उस जो अपने आतराफ में उसने जो कुकॉन बनाया है वहाँ से बाहर निकलने से पहले जो सो किसान उसे ले जाकर एक बॉईल किए हुए पानी के अंदर वहाँ पर उसे डाल देंगे। द कैटरपिलर फीड्स अराउंड 25 to 30 डेज, जैसे कि हमने अभी बात किया कि जो लार्वे होते हैं, जो कैटरपिलर होते हैं, ये 25 से 30 दिन तक खाते रहते हैं। फर्स्टली एज द कुकॉन एज एक्वायर्ड दे आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड सो दैट द सिल्क फाइबर्स कैन सेपरेट आउट फ्रॉम देम। तो ये क्या था दोस्तों, इसका प्रोसीजर था। अब यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखेंगे कि ये जो बॉईल किया हुआ जो वाटर है इसके अंदर लाकर इस कुकॉन को डाल दिया जाता है, और वहाँ से जो सो उसका जो सिल्क है वो अलग करके फिर उसको रोलिंग किया जाता है, उसको लपेटा जाता है। तो इस तरह से हमें जो सो सिल्क मिलता है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही आसान प्रोसीजर था उसका दोस्तों, देखिए याद रखिएगा। इसका अगर हम एक बार रिकैप करेंगे दोस्तों, इसका हम अगर समरी देखेंगे तो हमने पहले तो देखा एनिमल फाइबर में कि वूल हमें कहाँ से मिल रहा है, उसके 5 से 6 स्टेप है, जिसमें सबसे पहला है आपका शेयरिंग, उसके बाद है आपका स्कोरिंग यानी कि उसे भिगोया जाता है, वॉश किया जाता है, उसके बाद है उसका सॉर्टिंग, फिर है रिमूविंग ऑफ बुर्स, तो इन दोनों को मिलाकर हम जो सो कार्डिंग भी कहते हैं। उसके बाद जो सो उसको डाई किया जाता है यानी कलर किया जाता है, और कलर करने के बाद उसे वहाँ पर ऊल के बंडल्स में उसे जो सो रोल किया जाता है, रोलिंग जिसे हम कहते हैं। उसके बाद अगर हम सिल्क वॉर्म की बात करते हैं दोस्तों, तो सिल्क वॉर्म जो होते हैं रेशम के कीड़े, ये मलबेरी के जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर, कॉमन जो सिल्क वॉर्म होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, तो मलबेरी के लीव्स के ऊपर एक टाइम में ये नियर अबाउट 100 अंडे देते हैं, और जब उन अंडों से लार्वा या कैटरपिलर हम जिसे कहेंगे वो जब बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के बाद वो उसी शहतूत के पत्ते को खाता है। और कितने दिन तक खाता है, ये 25 से 30 दिन तक खाता है, और खाने के बाद वो अपने अतराफ में एक लार्वा सिक्रेट करता है, जो बाद में कन्वर्ट होकर वो हार्ड शेल की तरह बन जाता है, और वो कुकॉन कहलाता है। और उसी कुकॉन से जो सो हमें रेशम मिलता है, और जब वो कोकोन से बाहर आने का जब उसका टाइम होता है, तो उसके कुछ दिन पहले जो सो उसे लाकर गर्म पानी के अंदर, बॉईल किए हुए पानी के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे रेशम अलग हो जाता है और कोकोन का कीड़ा जो सो वो अलग हो जाता है, और उस रेशम को फिर रोलिंग किया जाता है यानी लपेट कर जो सो उसे अलग किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये हमें सिल्क वॉर्म से सिल्क ऑब्टेन करने का, हासिल करने का प्रोसेस है। तो हमने देखा प्लांट फाइबर्स क्या है और एनिमल फाइबर्स क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अब अगले हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं कि सिंथेटिक फाइबर क्या है, फिर हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो बने रहिएगा दोस्तों इसी तरह से, और अब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। और किसी को अगर हमारा चैनल टेलीग्राम पर ज्वाइन करना है तो वो इस नाम से ज्वाइन कर सकते हैं, सीटेड बाय स्टडी साइंस। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं